एवरीवन, मैं वेल्डर 2016 का साल पेपर लेके आ रहा हूँ जो आप लोगों के सामने है। चलिए, इसके जो भी 50 क्वेश्चंस आते हैं, टाइमिंग 3 आवर्स होता है। ये ITI की परीक्षाओं के लिए और CTI के जो छात्र तैयारी कर रहे हैं उनके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। चलिए, इसको प्रत्येक प्रश्न को हम लोग देखेंगे और बड़े ही जानदार और शानदार तरीके से इसको समझेंगे। चलिए, जो देखिए इसमें फर्स्ट क्वेश्चन दिया है कि निम्न में से कौन सी धातुओं की जोड़ने की प्राचीन विधि है। जो इसमें ऑप्शन दिया है फोर्जिंग, वेल्डिंग, ब्रेजिंग और मशीनिंग। तो जो प्राचीन विधि है, प्राचीन विधि में हम लोग फोर्जिंग के माध्यम से जोड़ते थे। तो जो इसका जो राइट आंसर होगा वो हमारा क्या होगा, ये वाला जो है वो राइट आंसर होगा। इसके बाद वेल्डिंग, ब्रेजिंग, मशीनिंग, ये सब सारी चीज़ें बाद में आए। पहले जिसे हम लोग जोड़ते थे फोर्जिंग। फोर्जिंग क्या होता है कि दो धातुओं को क्रिटिकल टेम्परेचर पर गर्म करके उस पर प्रेशर दाब लगाया जाता है तो एक ज्वाइंट बनाता है। तो हमारा जोड़ने की ये विधि है। बाकी जो विधियाँ आई वो सब बाद में आए। तो इसमें प्राचीन विधि की बात कर रहा है तो फोर्जिंग ऑप्शन होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन, क्या होगा यदि गर्म वेल्ड की हुई वस्तु को नंगे हाथों से पकड़ लिया जाए। तो यदि गर्म की हुई वस्तु को यदि आप नंगे हाथों से पकड़ेंगे तो जो ऑप्शन नंबर सी है, हाथ जल जाएगा। गर्म वस्तु को कि कोई भी चीज़ जो वेल्डिंग नहीं हो तब भी क्या है, उसको यदि आप पकड़ेंगे तो उसमें हाथ जल जाएगा। बिजली का झटका नहीं लगेगा, आंख में चोट नहीं लगेगी, हाथ कट नहीं जाएगा, हाथ जलने का उसमें डर रहता है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन की तरफ। इसमें दिया है, कह रहा है दिए गए चित्र में यक्ष द्वारा अंकित भाग का नाम बताइए। देखिए व्यक्ति कोई है, इसमें यहाँ पे इंडिकेट कर दिया है यक्ष क्या है। तो ये हमारा क्या है, इसको ऑप्शन दिया है चश्मा, चमड़े का जूता, अग्निरोधी कपड़े, चमड़े का एप्रन। तो ये हमारा चमड़े का एप्रन है। इसका जो राइट आंसर है वो क्या होगा, डी वाला जो है वो राइट आंसर है। चमड़े का एप्रन, यहाँ पे जो सामने पहना जाता है वो एप्रन होता है। जो हाथ में पहना जाता है वो ग्लव्स, जो आँखों में पहना जाता है वो गूगल्स या चश्मा उसको हम लोग कहते हैं। तो ये चमड़े का एप्रन पहना, ये अग्निरोधी होता है, ये आग को नहीं पकड़ता है जल्दी। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है, दो चादरों के टी जोड़ के बीच 90 अंश का कोण जांच करने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है। तो इसमें आपको फिगर भी बना के दे दिया है। तो जब भी 90 डिग्री का कोण आपको जांच करना होगा तो हम लोग किससे जांच करेंगे, ट्राई स्क्वायर से। तो जो इसका राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर ए होगा। ऑप्शन ए ट्राई स्क्वायर, जिसे हम लोग 90 अंश के डिग्री का कोण का जांच करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। कह रहा है कि दिए गए चित्र में यक्ष द्वारा अंकित उपकरण का नाम बताइए। देखिए एक सिलेंडर ट्राली है जिसमें दो सिलेंडर हमारा बंधे हैं, एक ऑक्सीजन सिलेंडर, एक स्टीलिन सिलेंडर है। और एक क्या है कि ये यक्ष है, दो चीज़ और इसमें बंधा है। तो यहाँ पे देखिए, तो इसका ये यक्ष का नाम पूछ रहा है कि ये दोनों चीज़ क्या है। तो चलिए ऑप्शन को हम पढ़ते हैं। ऑप्शन दिया है ब्लो पाइप, कुंजी, स्पार्क लाइटर और हैंड पील। तो जो इसका राइट आंसर होगा वो आपका होगा स्पार्क लाइटर, इसमें बंधा है। देखिए इसमें यहाँ पे स्पार्क लाइटर बंधा है और ये गूगल्स बंधा है। तो जो इसका राइट आंसर है ये सी होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन 6 दिया है कि स्टेलेटिंग के बाद क्रैकिंग से बचाव के लिए क्या उपचार करना चाहिए। स्टेलेटिंग के बाद जो क्रैकिंग से उपचार के लिए हमें बचाव क्या करना चाहिए, धीमे धीमे कूलिंग करना चाहिए। धीमे धीमे यदि हम कूलिंग करेंगे तो क्या होगा कि ये हमारा धातु जो है वो क्रैक नहीं करेगा, इसलिए इसको धीरे धीरे कूलिंग करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए चित्र में ज्वाला दर्शाती है। ये देखिए एक चित्र दिया है जिसमें ज्वाला दर्शाती है। क्या क्या ज्वाला है इसमें दिया है। ऑप्शन है ऑक्सीजन का अधिक जलना, स्टीलिन का अधिक जलना, केवल स्टीलिन वायु में जलती है, ऑक्सीजन और स्टीलिन का समान रूप से जलना। ये देखिए इस फिगर में जो इसका राइट आंसर है वो ऑक्सीजन और स्टीलिन का समान रूप से जलना, यानी कि एक तरह से न्यूट्रल फ्लेम है। इसका टिप देख के ही आप बता सकते हैं ये जो टिप है कि ये कौन सी फ्लेम है। यदि कार्बोराइजिंग फ्लेम रहेगा तो उसमें क्या है आपका
स्टीलिन की मात्रा अधिक होगी, ऑक्सीजन की मात्रा कम होगी। और ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम रहेगा तो उसमें ऑक्सीजन की मात्रा अधिक होती है और स्टीलिन की मात्रा कम होती है। और न्यूट्रल फ्लेम रहता है तो उसमें दोनों की मात्राएं समान रहती हैं। तो जो इसका राइट आंसर होगा वो डी होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। किस प्रकार की आर्क वेल्डिंग मशीन में प्राइमरी बाइंडिंग का पार्ट आर्क वेल्डिंग मशीन में फिक्स किया जाता है? ऑप्शन ए दिया है ट्रांसफार्मर सेट में, ऑप्शन बी मोटर जनरेटर सेट में, ऑप्शन सी रेक्टिफायर सेट में और ऑप्शन डी इंजन चलित सेट में। तो ये देखिए आर्क वेल्डिंग मशीन में प्राइमरी बाइंडिंग का जो पार्ट फिक्स होता है वो ट्रांसफार्मर सेट में होता है। क्यों? ट्रांसफार्मर सेट में आपका ये फिक्स रहेगा। बाकी ये मोटर जनरेटर सेट में क्या होता है, उसमें मूवेबल सब रहते हैं। रेक्टिफायर सेट में भी, इंजन चलित सेट में भी वो मूव करता है तो वहाँ से जनरेट होती है बिजली। चलिए आगे बढ़ते हैं। करा निम्न में से किस धातु को वैसी वेल्डिंग मशीन से वेल्ड नहीं किया जा सकता है? ऑप्शन ए ब्रास है, ऑप्शन बी नरम इस्पात, ऑप्शन सी ढलवा लोहा, ऑप्शन डी हाई कार्बन स्टील। तो जो हमारा ब्रास है उसको हम लोग वेल्डिंग नहीं करेंगे। वेल्डिंग करेंगे तो क्या होगा, वो पिघल के गल जाएगा। वो वेल्डिंग, क्योंकि पीतल का जो हमारा वेल्डिंग का जो टेम्परेचर होता है, तो जो आपका वेल्डिंग का जो टेम्परेचर होता है वो लगभग 6000 डिग्री सेंटीग्रेड तक होता है। तो कहाँ पे पीतल आपका 450 डिग्री सेंटीग्रेड पे, 650 डिग्री सेंटीग्रेड पे पिघलने लगता है। इसका गलनांक पॉइंट 650 डिग्री सेंटीग्रेड तक है। तो ये वेल्डिंग हो ही नहीं सकता है। आपका नरम इस्पात, ढलवा लोहा, हाई कार्बन स्टील, ये सब वेल्डिंग हो जाएंगे। जहाँ पर वेल्ड पूल होता है उसका टेम्परेचर इतना होता है, तो इतना जो मटेरियल है वो ताप को सहना चाहिए। यदि नहीं सहेगा तो फिर नहीं हो पाएगा। तो जो हमारा राइट आंसर है इसमें नहीं किया जा सकता, ये वाला राइट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं। एमएस शीट की सोल्डरिंग तापमान पर की जाती है। जो तापमान हमें बताना है एमएस शीट के लिए सोल्डरिंग का जो तापमान होगा हमारा, वो आपका होगा ये 250 डिग्री सेंटीग्रेड। यानी कि ऑप्शन बी जो है एमएस शीट की सोल्डरिंग के लिए किया जाता है। चलिए ये 150 काफ़ी कम हो जा रहा है, 400 850 ये नहीं होता है। सोल्डरिंग का हम लोग टेम्परेचर 160 से 250 करीब 180 के ऊपर रखते हैं। तो ये 250 जो ऑप्शन है उस वाला सही होगा। चलिए अगला क्वेश्चन दिया है, अच्छा परिणाम प्राप्त करने के लिए वेल्डर का ब्लो पाइप सही ढंग से चलाना पड़ता है। बेस धातु में क्या होता है? यदि वेल्डर जोड़ के अंत में ब्लो पाइप को नहीं उठाए, यदि सपोज दैट कोई वेल्डर है वो क्या कर रहा है कि वेल्डिंग कर रहा है, अपना ब्लो पाइप से वेल्डिंग कर रहा है इससे, तो यदि वो चीज़ क्या करेगा, जोड़ के अंत में, यानी मान लीजिए ये प्लेट है इसको जोड़ रहा है, यदि इसके अंत में ये ब्लो पाइप को नहीं उठाएगा तो क्या होता है, इसमें ऑप्शन देखिए दिया है, ब्लो पाइप बीविंग मोशन में धीरे धीरे मूव करेगा, पिघली धातु बह जाएगी, वेल्ड धातु गिर जाएगी, वेल्ड धातु क्षमता बढ़ जाएगी। तो इसका जो राइट आंसर है आपका पिघली धातु बह जाएगी। यहाँ पर यदि ब्लो पाइप यहाँ पर नहीं उठा रहा है तो क्या होगा, ये बह के गिरने लगेगा जो हमारी पिघली धातु है। चलिए आगे बढ़ते हैं। वेल्ड डायरेक्शन के विपरीत कार्यखंड में किस प्रकार का विरूपण हुआ है? ऑप्शन दिया है कोणीय विरूपण, अनुदैर्ध्य विरूपण, जोड़ तैयार होना और सेट होना, ऑप्शन डी ट्रांसफर विरूपण। तो जो इसमें देखिए, इसमें किस टाइप का ये विरूपण हुआ है, आप देखिए फिगर से देखिए और इसको समझिए कि इसमें कोणीय कुछ एंगल में ऐसे मुड़ा है ए, यानी कि कोणीय विरूपण। तो जो इसका राइट आंसर होगा ये कोणीय विरूपण होगा कुछ, क्योंकि ऐसे देखे यहाँ पर डिस्टॉर्शन हुआ है, इसके मोड़ के रूप में हुआ है। अगला क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। धातु का वह गुण जिसे तार के रूप में खींचा जा सकता है। तो इसको आप जानते रहिए, धातु का कौन सा गुण है जिसे तार के रूप में खींचा जा सकता है? डक्टिलिटी, यानी तन्यता। तन्यता के ही गुण के कारण हम उसको तार के रूप में खींचे जा सकते हैं। मैलाबिलिटी का होता है कि मैलाबिलिटी कुट्यता इसको हिंदी में कहते हैं, यानी इसको चद्दर के रूप में पीटा जा सके, फैलाया जा सके, तो वो हमारा मैलाबिलिटी होता है। इलास्टिसिटी का है कि वो जो खींचा जा रहा है उसका विरोध करे, खींचने का एक तरह से विरोध करे, प्रत्यास्था।
और उसमें कम से कम डिफॉर्मेशन हो तो वो इलास्टिसिटी होती है। टफनेस का होता है यानी कि कोई भी चीज़ को झटका को सह सके, मोड़े जाने पर वो टूटे ना, जैसे आपका टायर है वो टफ होता है। चलिए आगे क्वेश्चन बढ़ते हैं। वेल्ड किए हुए जाब में अवशिष्ट प्रतिबल होगा वह। ऑप्शन ए वेल्ड की कठोरता में वृद्धि करेगा, वेल्ड की तन्यता में कमी करेगा, जब भार पड़ेगा तो जोड़ क्रैक हो जाएगा, वेल्ड किए हुए जोड़ का जीवन बढ़ेगा। तो वेल्ड किए हुए जाब में अवशिष्ट प्रतिबल यदि जो होता है वह वेल्ड के जो इसका 14 का जो राइट आंसर है वो आपका वेल्ड की तन्यता में कमी करेगा। जब अवशिष्ट प्रतिबल होगा तो उसका क्या होगा, टेंसिटी तन्यता नहीं बढ़ने नहीं देगा। तो जो इसका राइट आंसर है वो बी वाला होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 0.4 से 0.6% कार्बन वाले प्लेन कार्बन स्टील को वर्गीकृत किया गया है। तो ये देखिए प्लेन का स्टील का जो 3 भागों में बांटा गया, हम आपको बता दें कौन कौन से हैं। नंबर 1 लो कार्बन स्टील, नंबर 2 मीडियम कार्बन स्टील, नंबर 3 हाई कार्बन स्टील। ये 3 भागों में मुख्य रूप से स्टील को बांटा गया है। तो इसको हम लोग क्या लिखते हैं, कितना परसेंटेज होता है, 0.15 से 0.3 तक। तो ये हमारा लो कार्बन स्टील होता है। इसके ऊपर जो 0.3 से 0.8 ये स्टैंडर्ड बुक का है, किसी किसी बुक में थोड़ा मोड़ा अलग इधर उधर दिया रहता है, लेकिन इसी के बीच में रहे तो ऑप्शन उसको करें। हाई कार्बन स्टील का 0.8 से 1.5 तक होता है। ये जानते रहिए कि इतने परसेंट तक कार्बन ये रहेगा तो ये हमारा स्टील होगा। तो देखिए तो जो इसमें कौन सा मिल रहा है, 0.3 से 0.8 के बीच में जो आ रहा है यानी कि मीडियम कार्बन स्टील, यानी बी वाला ऑप्शन आ रहा है तो वो सही होगा। लो कार्बन स्टील को हम लोग माइल्ड स्टील भी कहते हैं, ये जानते रहिए। चलिए अगला क्वेश्चन, स्टीलिन का रासायनिक सूत्र है। तो स्टीलिन का जो रासायनिक सूत्र है आपका C2H2, बी वाला जो ऑप्शन है वो सही है, इसको जानते रहिए। चलिए अगला क्वेश्चन दिया है, लो हीट इनपुट इलेक्ट्रोड का प्रयोग करके टूटे हुए ढलवा लोहे के पार्ट को मरम्मत करने के उपरांत किस प्रकार की ऊष्मा शोधन की आवश्यकता होती है। जैसे देखिए लो हीट इनपुट इलेक्ट्रोड कोई है, यदि ढलवा लोहे के पार्ट को मरम्मत करने के उपरांत किस प्रकार की शोधन की जो आवश्यकता होती है, आपका इसका राइट आंसर जो होगा हार्डनेस, हार्डनिंग। यदि उसकी हार्डनिंग नहीं वो करेंगे ऊष्मा शोधन तो वो क्या हो जाएगा, आपका जाब जो है वो बेकार हो जाएगा। तो इसलिए इसका जो राइट आंसर है वो कौन सा होगा, ए वाला। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। दिया है हलवा लोहे की ब्रॉन्ज वेल्डिंग के लिए सिंगल वीवट जोड़ का बीवेल कोण होता है। इसमें देखिए जो ऑप्शन दिया है वो 40 डिग्री, 50 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। ये थोड़ा सा यहाँ पे कट गया है तो हम लिख दे रहे हैं 40, 50, 60 और 90 डिग्री। तो जो हमारा सिंगल वीवट जोड़ के लिए बेवल कोण होता है वो 90 डिग्री रखा जाता है, इसको याद रख लीजिए आप लोग। चलिए आगे बढ़ते हैं। दिया है डीए मैनिफोल्ड सिस्टम के लिए किस प्रकार की पाइप का प्रयोग किया जाता है। देखिए मैनिफोल्ड सिस्टम क्या होता है आपको बता दें, जब कई सिलेंडर, जैसे मान लीजिए आपको लंबा वर्क करना है किसी फैक्ट्री में तो एक एक सिलेंडर रहेगा तो जल्दी जल्दी खाली हो जाता है। तो हम लोग क्या करते हैं, कई सिलेंडर एक साथ जोड़ देते हैं, स्टीलिन का जैसे एक साथ जोड़ दिया, और डीए सिलेंडर, डीए का मतलब डिजॉल्व एसिटिलीन, और ऑक्सीजन तो आप जान ही रहे हैं। तो इन क्या करते हैं, इन दो सिलेंडरों को कई, जैसे स्टीलिन का लिया तो कई सिलेंडर ले लिए, उसमें एक साथ ही सबको कर दिया, पाइप से कनेक्ट कर दिया कि जब भी वो खाली होंगे तो सभी साथ में ही खाली होंगे और आप लगातार काम कर सकते हैं। तो उसको जोड़ने के लिए क्या होता है, डीए सिलेंडर का यदि जोड़ते हैं तो उसमें हम लोग किसका इस्तेमाल करते हैं, ये आपका स्टील पाइप का इस्तेमाल करते हैं। वही यदि ऑक्सीजन रहता है, मैनिफोल्ड में रहता है, तो उसमें हम लोग किसका इस्तेमाल करते हैं, कॉपर पाइप का इस्तेमाल वहाँ पर किया जाता है। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। निम्न चित्र में दर्शाई गई गैस
कटिंग विधि का उपयोग होता है। ये देखिए चित्र में आपको ये बताया गया है। तो इसमें कौन सी गैस कटिंग का विधि का उपयोग किया गया है? स्ट्रेट लाइन गैस कटिंग के लिए, बीवेल कटिंग के लिए, आर्क कटिंग के लिए, गोली कटिंग। तो ये कॉमन सी बात है स्ट्रेट कटिंग के लिए। इसमें देखिए तीर से फिगर से देखने पर आपको क्लियर हो रहा है। तो इसका जो राइट आंसर होगा आपका क्या होगा? ए वाला राइट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। चित्र में दिखाई गई गैस कटिंग मशीन का प्रयोग किया जा सकता है। तो ये देखिए ऑप्शन दिया है केवल छोटी गोली कटिंग के लिए, केवल बेवल कटिंग के लिए, केवल प्रोफाइल कटिंग के लिए। ये जो है हमारा स्ट्रेट लाइन, बीवेल, सर्किल, दीर्घवृत्त और वर्गाकार कटिंग के लिए। इसको हम लोग नहीं करते हैं कि ये हमारा गैस कटिंग का जो है स्ट्रेट लाइन इससे काट सकते हैं, बीवेल काट सकते हैं, सर्किल, दीर्घवृत्त और वर्गाकार कटिंग के लिए इस मशीन का इस्तेमाल करते हैं। ये सेमी ऑटोमेटिक मशीन है। इसको हम लोग अपना जैसे चाहे वैसे मूव करके वो काट सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन दिया है, निम्न में से गैस कटिंग त्रुटि होती है। ऑप्शन ए है गैस कटिंग की गति अधिक तीव्र होने के कारण, गैस कटिंग की गति थोड़ी तीव्र होने के कारण, गैस कटिंग की गति अधिक धीमी होने के कारण, कटिंग ऑक्सीजन अधिक होने के कारण। तो जो इस प्रकार का यदि त्रुटि जो रहता है वो गैस कटिंग की अधिक तीव्र होने के कारण ही आता है। चलिए अगला क्वेश्चन, किसका प्रयोग स्लैग हटाने में किया जाता है? ऑप्शन ए बॉल पिन हैमर का, अर्थ क्लैंप का, चिपिंग हैमर का, इलेक्ट्रोड होल्डर का। तो जो हमारा है स्लैग हटाने के लिए हम लोग क्या करते हैं? चिपिंग हैमर का इस्तेमाल करते हैं। चिपिंग हैमर यानी कि राइट जो आंसर है वो सी वाला राइट आंसर है। चिपिंग हैमर से ही हम लोग जो स्लैग, इंक्लूजन आदि जो एक्स्ट्रा मटेरियल यदि इधर उधर छटक जाते हैं तो चिपिंग हैमर से ही उसको हटाया जाता है। अगला क्वेश्चन चलते हैं, वेल्डिंग के लिए डीसी का प्रयोग करने में क्या हानि है? नंबर एक, कुशल वेल्डर की आवश्यकता होती है। वेल्डिंग के दौरान आर्क ब्लो का खतरा रहता है। वेल्डिंग की उच्चतम स्पीड संभव नहीं है। ऑप्शन डी, अधिक व्यास के इलेक्ट्रोड का प्रयोग नहीं किया जा सकता। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो बी होगा। वेल्डिंग के दौरान आर्क ब्लो, यदि डीसी वेल्डिंग करते हैं तो सबसे जो खराबी कमी होती है आर्क ब्लो का खतरा रहता है। बबल्स टाइप के बनते हैं, उसी को हम लोग आर्क ब्लो करते हैं। वेल्ड पूल में बबल्स यानी कि हो जाता है, उसी को आर्क ब्लो होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, यदि 3 mm मोटी चादर की वेल्डिंग के लिए नंबर 2 नाजल का प्रयोग किया जाए तो क्या त्रुटि उत्पन्न होगी? चलिए इसको देखते हैं। यानी कि इसका जो ऑप्शन ए है अंडरकट, बर्न थ्रू, पोरिसिटी, पेनिट्रेशन का अभाव। तो पेनिट्रेशन का अभाव हो जाएगा, यानी कि जहाँ तक हमारी धातु वेल्ड पूल जो है जहाँ तक उसको पहुँचना चाहिए वो वहाँ तक नहीं पहुँचता है। तो ये हमारा जो इसका राइट आंसर होगा वो डी होगा, पेनिट्रेशन का अभाव हो जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, नरम इस्पात की चादर की ब्रेजिंग के लिए प्रयुक्त फ्लक्स का नाम बताइए। तो जब भी जहाँ भी ब्रेजिंग की जाती है वहाँ पे कौन सा फ्लक्स इस्तेमाल हम लोग करते हैं? बोरेक्स। ये जानते रहिए कि ब्रेजिंग के लिए कौन सा फ्लक्स का इस्तेमाल होता है? बोरेक्स का होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, सोल्डरिंग आयरन कॉपर का बना होता है क्योंकि यह भारी होता है, ऊष्मा का कुचालक होता है, ऊष्मा का सुचालक होता है, तापीय विस्तार अधिक होता है। तो जो सोल्डरिंग आयरन है ये तो ऊष्मा का सुचालक होता ही होता है, लेकिन इसका जो राइट आंसर है वो तापीय विस्तार अधिक होता है, इसीलिए हम लोग उसको कॉपर का ले लेते हैं किसी अन्य धातु का लेने की अपेक्षा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, गैस वेल्डिंग के नोजल का चयन करते समय किस कारक पर ध्यान देना चाहिए? ऑप्शन ए दिया है फ्लक्स गलनांक पर, बेस धातु की मोटाई पर, फिलर धातु की मोटाई पर, ज्वाला का तापमान सेट का होना चाहिए। तो देखिए इसका जो राइट आंसर है आपका बी, बेस धातु की मोटाई पर। वेल्डिंग, जब भी हम वेल्डिंग नाजल का चयन करेंगे वो क्या करेंगे, बेस धातु कितना मोटा है तब उसी के हिसाब से उसी नंबर का नाजल लेंगे। यदि गलत नंबर का नाजल ले लेंगे तो विभिन्न प्रकार के दोष उत्पन्न हो जाएंगे, जैसे लैक ऑफ पेनिट्रेशन, ब्लो होल्स, पोरिसिटी, ये तमाम तरह के चीज़ें इसमें आने का संभावना रहेगा। तो इसका जो हमारा राइट आंसर होगा वो बी होगा। चलिए दोस्तों, ये 28 क्वेश्चन है। इसके बाद जो
और क्वेश्चन बचे हैं, यानी 22 क्वेश्चंस बचे हैं, उनको हम लोग अगले सेट में लेके आएंगे। आप लोग इस वीडियो को अच्छे तरीके से देखिए, समझिए और शेयर एंड लाइक करिए। धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे।